Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 57. We are going to discuss chemistry. I'm Shashi Shekhar. So let's start with the very first question. Which one of the following transition metal ion is diamagnetic? तो जब हमें diamagnetic बोला जा रहा है, it means we have to find the number of unpaired electrons. अगर number of unpaired electrons 0 आ जाते हैं तो हम उसको diamagnetic बोलेंगे, और अगर number of unpaired electron नॉन ज़ीरो नंबर है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक होगा. तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी. जैसे जब हम CO2+ के लिए देख रहे हैं तो कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम कोबाल्ट के लिए लिख लेते हैं. कोबाल्ट जो है वो 7th मतलब 3D7 है, 3D7 और 4s2. तो इस केस में CO2+ अगर देखें तो ये सिंपली 3D7 हो जाएगा. फिर अब 3D7 है अगर, तो 3D7 में तो 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पैरामैग्नेटिक होगा. फिर सिमिलरली हम Ni2+ को चेक करते हैं तो Ni2+ में 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी. आर्गन 3D8 है, तो 3D8 है अगर, तो अगेन जब हम 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 5 तो फिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है. कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ की कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 एंड 3D10 4s1 जो एक्सेप्शन रहता है. तो 2+ निकलेगा तो 3D9 बचेगा, 3D9 बचेगा तो अगेन ये पैरामैग्नेटिक होगा. 5 अगर हम ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा. Zn2+ देखें तो जिंक जो है वो 3D10 और 4s2 है, तो 3D10 हो जाएगा. अगर 3D10 हो रहा है तो फिर सारे फील्ड होंगे, तो Zn2+ विल बी द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सरेज कैन बी जनरेटेड बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम एंड लेटिंग देम इम्पैक्ट ऑन एटम्स इन ए मेटल सरफेस. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपोजिट है. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट फॉल करते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहे हैं और लाइट बाहर आएगा. If the 1000 electron volt kinetic energy of electrons is completely converted to photon energy, ये स्टेटमेंट का ज़्यादा मीनिंग तो नहीं निकलता यहाँ पे. इफ़ द इलेक्ट्रॉन करंट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर, हाउ मेनी फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी फोटॉन्स जा रहे हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो फोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड कर लेते हैं. तो हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर करंट पास हो रहा है, और टाइम गिवन है 10⁻⁻10 सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 एम्पियर सेकेंड इज़ 1 एम्पियर सेकेंड अगर हम देखते हैं तो वो 1 कूलम है. 1 एम्पियर सेकेंड इज़ 1 कूलम. तो यहाँ से एम्पियर सेकेंड कैंसिल हो गया, हम कूलम पे आ गए, और कूलम से फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं. कूलम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ से हम 10⁻⁻10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो यहाँ पे मिल रहा है हमें. यह 1.5 इंटू 10⁻⁻15 और अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. दिस इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 1 मतलब 15/16 ही लिख लेते हैं इसको, इंटू 10⁻+4. दिस इज़ इक्वल टू 150/16 इंटू 10⁻3. तो 150/16 सॉल्व करते हैं हम तो अप्रॉक्सीमेट 9000 के पास आ रहा है, ऐसा भी दिख रहा है हमें, लगभग बराबर वैल्यूज़ हैं. तो 9000 के पास 9375 फोटॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. फास्टर लुईस स्ट्रक्चर, जितना फास्ट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर यहाँ पे होता है. NO3- है तो ऐसा स्ट्रक्चर है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन. NO2 अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रखा है हमने, तो नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आएगा. तो इस केस में नाइट्रोजन की अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन मानी जाएगी. 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. NO2+ अगर हम ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन पे तो 0 कर दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम रख रहे हैं हम फॉर्मल चार्ज में,
तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर NO2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन अगर हम NO2 माइनस बनाते हैं तो N डबल बॉन्ड O बनाया, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 रखा, दूसरे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 रख दिया, तो इससे हम NO2 माइनस बना रहे हैं और ये फिर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विच इज़ मोस्ट बेसिक। तो जब मोस्ट बेसिक बोला जा रहा है तो फिर जो सबसे ज़्यादा मेटालिक बिहेवियर शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे एल्कली मेटल है तो एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, K2O विल बी द आंसर। द हीट्स ऑफ कंबशन CXHY, कार्बन, हाइड्रोजन, ABC एंड हाइड्रोजन आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो हीट ऑफ कंबशन हमें दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CXHY लिखना है। तो हम सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो CXHY जब फॉर्म होगा तो ये फॉर्म होगा कार्बन से कार्बन सॉलिड या एक्स कार्बन लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए, और H2 गैस। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमें कितना लेना पड़ेगा, Y/2। तो इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H चाहिए या डेल्टा H0 इस रिएक्शन के लिए चाहिए क्योंकि ये फॉर्मेशन है। अब देखते हैं हमें वैल्यूज़ जो गिवन है वो है हीट ऑफ कंबशन ऑफ CXHY। तो CXHY अगर कंबशन होगा मतलब O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये CO2 + H2O फॉर्म हो रहा है। अभी हम ज़्यादा फेजेस नहीं लिख रहे हैं, बट इसके लिए हमें वैल्यू गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ CXHY इज़ A। तो इसके लिए जो डेल्टा H0 है ये डेल्टा H10 लिख रहे हैं, दिस इज़ A। फिर कार्बन का कंबशन दिया हुआ है, उसके लिए वैल्यू B दी हुई है, CO2 फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए जो डेल्टा H20 लिख रहे हैं दिस इज़ B। और हीट ऑफ और साथ में हाइड्रोजन का भी कंबशन दिया हुआ है, तो H2 + O2 से H2O बन रहा है और इसके लिए जो वैल्यू है डेल्टा H30 की ये है C। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, ये हाफ O2 हो जाएगा। क्योंकि कंबशन रिएक्शन गिवन है तो हम इसको H2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बैलेंस करने के लिए हमें इसको 1 मोल ही रखना पड़ेगा। अब हमें इन तीनों रिएक्शन के हेल्प से ये फाइनल रिएक्शन बनानी है। तो देखें तो CXHY जो है वो प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, मतलब हमें फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब -A हो गया। और इसके बाद हमें कार्बन तो चाहिए सॉलिड और CO2 कैंसिल होगा, तो CO2 ऑब्वियसली इधर CO2 अगर हम देखें तो CXHY, अच्छा इस रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया है, CXHY है तो XCO2 फॉर्म होगा कार्बन को बैलेंस करने के लिए, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन Y है तो इधर हम Y/2 लिख देते हैं, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा Y/2 + Y/2 H2O, ठीक है। तो और ऑक्सीजन के लिए फिर टोटल ऑक्सीजन राइट साइड में हो रहा है 2x + Y/2, तो इसका हाफ ले लेते हैं x + Y/4, तो ये है x + Y/4, ठीक है। तो CO2 को कैंसिल करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर टर्म, इस पूरे रिएक्शन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इस रिएक्शन को तो हमने रिवर्स कर दिया था फर्स्ट रिएक्शन को, तो इसको रिवर्स करने से CO2 ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में आ गया, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगेन Y/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2O भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल अपनी फाइनल रिएक्शन ये यहाँ से फॉर्म हो जाएगी, तो -A + XB एंड + Y/2C इज़ द करेक्ट आंसर। तो -A + XB + Y/2C। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक्चुअली दिस शुड बी पॉजिटिव, और कोई ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। अगेन नेगेटिव साइन तो मेरे अकॉर्डिंग गलत दिया हुआ है। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो इथाइल ब्रोमाइड है अपने पास और हम Ag2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो Ag2O यहाँ पे कुछ एज सच बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन पढ़ने को तो नहीं रहती है, तो इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन और इन सारे रिएक्शंस के सिमिलर ही ट्रीट करना चाहेंगे। तो अगर यहाँ से जैसे Ag2O है, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लें Br का और हम यहाँ से 2 AgBr को निकाल दें तो एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो हम इस ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच कर देंगे। अगेन ये कोई मैकेनिज़्म अपने मतलब ये कोई वैलिड मैकेनिज़्म नहीं है और ऐसे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पढ़ने भी नहीं है। अगर Ag2O के साथ H2O लिखा हुआ रहता या मॉइस्ट Ag2O रहता तब फिर OH- फॉर्म होता, तो उस केस में आप इथेनॉल बना सकते थे, बट इस केस में थोड़ा मतलब गड़बड़ है, एग्जैक्टली हमने पढ़ा नहीं है, तो हम बस गेस कर रहे हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये फिर डाइथाइल ईथर हो जाएगा यहाँ से। A mixture of CH4 and C2H2 occupied a certain volume at a total pressure equal to 63 torr। तो मिक्सचर गिवन है हमें, the same gas mixture was burned to CO2 and H2O।
CO2 gas alone was collected in the same volume and at same temperature the pressure was found to be 69 torr। तो वॉल्यूम टेम्परेचर सब सेम है, तो हम CH4 का रिएक्शन लिख लेते हैं CO2 बनाने के लिए। CH4 जब रिएक्शन करेगा O2 के साथ तो ये बना रहा है CO2 + H2O। बैलेंस कर लो रिएक्शन को तो कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 आ जाएगा और 4 ऑक्सीजन हो गया तो इधर 2O2 और साथ में C2H2 को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो C2H2 + O2, इससे भी बनेगा CO2 + H2। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 CO2 कर दो और O2 को, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 1 5 है तो इधर 5/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन, अब CH4 अगर रिएक्ट हो रहा है, 1 मोल CH4 रिएक्ट हो रहा है तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और 1 मोल C2H2 एसिटिलीन रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और हमें इनिशियली गिवन है कि इनिशियली 63 टॉर मिक्सचर है और CO2 का जो फाइनल प्रेशर है वो 69 टॉर आ रहा है। तो इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि X ATM या X टॉर CH4 था इनिशियली, तो 63 - X टॉर जो है वो C2H2 हो जाएगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो CO2 का इक्वल मोल फॉर्म कर रहा, और क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो मोल्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएंगे। तो मोल्स जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो रहा है। तो X टॉर था तो ये भी X टॉर बनेगा और 63 - X टॉर था तो ये 2 × 63 - X टॉर फॉर्म होगा। अब क्या करना है, अब हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो हम टोटल CO2 को ऐड कर देते हैं। हमें CO2 का पार्शियल प्रेशर गिवन है, यह है 69 टॉर, दिस इज इक्वल टू X + 2 × 63 - X। इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ रही है, ये तो 2 × 63 हो गया 126, तो 69 और -126, दिस इज इक्वल टू -X। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये X, दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रहा है 57 -57 वैल्यू आई। ठीक है, तो X - 57 आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड अपॉन टोटल प्रेशर जो इनिशियल था, तो ये आ रहा है 57 -X इक्वल टू -57 था, तो X इक्वल टू 57 आ गया। टोटल प्रेशर 63 गिवन है तो ये 3 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 19 3 57 और 3 दूनी 6 3 1 3, तो 19/21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिनोप्थलीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगेन क्वेश्चन जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, तो ये फिर से थोड़ा भारी काम हो गया है। मतलब जनरली हमें फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने कभी स्ट्रक्चर फिनोप्थलीन का नहीं देखा है, तो जो कि जनरली हम नहीं देखते हैं। तो फिनोप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो मे बी आपको सच क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई हिंट नहीं बचता है कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे फिनाइल है और फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे एक OH है, फिर अगेन यहाँ पे फिनाइल है और इसका ऑर्थो पोजीशन पे OH है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है थैलिक एनहाइड्राइड, मतलब थैलिक एनहाइड तो ऑर्थो पोजीशन पे CO2H रहता है, तो CO2H मतलब CO2H से बनता है थैलिक एसिड से, तो ये इसको हम ड्रॉ कर लें तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इससे अपने पास बचा कि अपने पास PHOH की तो चाहिए बस, फिनॉल के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास ये फिनोप्थलीन बन जाएगा। बेसिकली मेरे ख्याल से तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी, OH जो है वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस कार्बन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल रोल प्ले कर रहा हो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, फिर O- और फिर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH2+ बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा और फाइनली दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो बात ये नहीं है, मैकेनिज्म बात ये है कि आपको फिनोप्थलीन का पहले स्ट्रक्चर ही पता रहना चाहिए और उसके बाद ही आप कुछ प्रोसीड कर पाओगे। तो सच क्वेश्चन को आपको लो वेटेज देना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करना चाहिए इसके लिए। इन सेल दैट यूटिलाइजेज द रिएक्शन
दिस एडिशन ऑफ H2SO4 टू द कैथोड कंपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एनोड कंपार्टमेंट में है, और H प्लस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, H2 0 में जा रहा है, तो ये कैथोड कंपार्टमेंट में है। अब अगर हम कैथोड कंपार्टमेंट में H प्लस ऐड कर दें तो एक तरह से हम सिंपल, अगर आप ई नॉट और इन सब के टर्म में नहीं भी सोचना चाहते हो तो आप ली शैटलर्स प्रिंसिपल से ही सोचो। ली शैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम H प्लस ऐड कर दे तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगी, तो इस केस में ई सेल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। ई सेल क्या होगा, ई सेल होगा यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, ई नॉट सेल और माइनस 0.06, अभी हम 25 डिग्री सेल्सियस के ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, लॉग क्यू, तो क्यू क्या है, क्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो भी सब कुछ कांस्टेंट है, और H प्लस का स्क्वायर। तो जब हमने H प्लस बढ़ाया है तो ये वैल्यू कम हो गई है, ये वैल्यू कम हो जाएगी ओवरऑल, तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये इस पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू दी राइट, या फिर आप ऐसा करो इस नेगेटिव को अंदर डाल दो तो ये प्लस 0.06 अपॉन n और लॉग जो भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ H प्लस का स्क्वायर आ जाएगा। तो H प्लस बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा, इधर से डायरेक्टली दिख रहा है। The rate of reaction is doubled for every 10 degree rise in temperature. The increase in rate as a result of an increase in temperature from 10 degree to 100 degree. 10 to 100 जो है वो 90 का गैप है, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम 2 टू द पावर 9, क्योंकि हमेशा डबल हमेशा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट है वो डबल हो रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज, तो 2 टू द पावर 9 आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। कंसिडर द एटोमाइजेशन ऑफ Br2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिस गिवन, एंटी लॉग हमें गिवन है तो मोस्ट लाइकली यूज़ हो रहा होगा। इफ द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन गैस इज 82 किलो जूल पर मोल, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन गैस हमें गिवन है, मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड अज्यूम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज़ दोनों की गिवन है, तो डेल्टा H नॉट डेल्टा S नॉट पता चल गया हमें। Calculate the degree of dissociation when the total pressure is 40 atm at 500 Kelvin. टोटल प्रेशर गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लो है इस क्वेश्चन का हमें क्या क्या पता है, देखिए हमें डेल्टा H नॉट पता है, डेल्टा H नॉट तो डायरेक्टली गिवन है ये 82 किलो जूल पर मोल। इसके बाद हमें डेल्टा S नॉट पता है, डेल्टा S नॉट के हेल्प से आपको डेल्टा G नॉट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर डेल्टा G नॉट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फाइंड करना पड़ेगा, और फिर K से क्योंकि टोटल प्रेशर गिवन है तब फिर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फ़ा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये फ्लो है इस क्वेश्चन का। डेल्टा H नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा S नॉट देखिए 2 टाइम्स मोलर एंट्रोपी ऑफ ब्रोमीन, मतलब 2 इंटू मोलर एंट्रोपी ऑफ ब्रोमीन गिवन है 175 और माइनस Br2 की मतलब 245.4, तो ये वैल्यू है जूल पर केल्विन में। और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने तो ये पर मोल भी आ जाएगा। मोलर एंट्रोपी है ऑलरेडी तो जूल पर केल्विन पर मोल ही लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा S नॉट को जब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 350 और माइनस 245.4 जूल पर केल्विन, तो ये आ गया 0.65 और ये वैल्यू आ रही है 4 आ रही है और ये वैल्यू आ रही है 1, तो ये आ रहा है 104.6 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा S नॉट आ गया। अब हमें डेल्टा G नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा G नॉट से ही फिर हम माइनस RT/ln K यूज़ करेंगे, तो डेल्टा G नॉट आ जाएगा डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट कितना है 82, बट ये किलो जूल पर मोल में है, माइनस तो हम इसको, इस टेम्परेचर हमें गिवन है 500 केल्विन और ये है 104.6, तो
इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये केल्विन हटा ही देते हैं हम, और इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू किलो जूल में आ जाएगी। किलो डेल्टा जी नॉट जो है वो कम्प्लीटली किलो जूल में आ जाएगा यहाँ से। 500 को हम लिख देते हैं 1000/2, 1000/2, ताकि ये 1000 और ये 10⁻³ कैंसिल हो जाए, और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो 5 10 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये 52.3 आ गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 0.7 और 9 और 29.7 किलो जूल पर मोल आ रहा है वैल्यू। तो डेल्टा जी नॉट आ गया। अब डेल्टा जी नॉट से हम फाइंड कर लेते हैं -RT/ln(k). तो -RT/ln(k) से अपने पास k आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है। डेल्टा जी नॉट आ गया, तो ln(k) 29.7, दिस इज इक्वल टू -25/3, 8.314 ले रहे हैं, इनटू टेम्परेचर गिवन है 500 और ln(k). तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। अच्छा, और यहाँ 29.7 तो किलो जूल में था, तो इसके साथ इंटू 10⁻³ भी रखना पड़ेगा, तो 29700, इसको कैंसिल कर देते हैं, चल रहने दो। इंटू 3/-25 इंटू 500, दिस इज इक्वल टू ln(k). तो 0 तो कैंसिल हो रहा है, और 25 इंटू 5 ये 125, तो 297/125, इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो अप्रॉक्सीमेटली 300 कंसिडर कर लो इसको। 25, तो ये 25 × 125, और ये 25 4 × 12, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36/5 आ रहा है। 36/5 मतलब 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 के अराउंड वैल्यू आ रही है। तो कैलकुलेशन कुछ अप्रॉक्स है, तो 7.2, इन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो -7.02 है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो k जो है, k इज़ इक्वल टू e⁻−7.02 आ जाएगा, और ये वैल्यू इन्होंने दी हुई है, ये है 9 × 10⁻⁴। तो 9 × 10⁻⁴ k आ गया अपना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब हमें फिर, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब हमें रिएक्शन गिवन है Br2 गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Br गैस में। तो इनिशियली हमें 1 मोल गिवन है, 1 मोल मतलब अज्यूम कर लेते हैं 1 मोल है, 0 मान लिया, और ये -α होगा, तो ये 2α हो जाएगा, या -x से भी कर सकते हैं, तो ये 1 -α 2α डिसोशिएट हो गया, तो मोल डिसोशिएशन हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इनका। मोल फ्रैक्शन के लिए 1 -α/1 + α हो गया, टोटल मोल्स ऐड कर देंगे तो, और ये 2α/1 + α यहाँ से आ रहा है। अगेन आपको गिवन है कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, तो लेस देन 1 है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं 1 + α को। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कि ये अब पार्शियल प्रेशर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर के लिए ये तो मोल फ्रैक्शन आया, पार्शियल प्रेशर ये आ जाएगा 1 - α × 40, और ये आ जाएगा 2α × 40। तो k तो हमने फाइंड कर लिया है, k इज़ 9 × 10⁻⁴, तो k इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। तो k 9 × 10⁻⁴ है, 9 × 10⁻⁴, दिस इज़ इक्वल टू, और ये 2α का स्क्वायर मतलब 4α² 40 स्क्वायर अपॉन 1 - α, तो अगेन 1 - α को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये 40 आ जाएगा, 40 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है 9 और अपॉन 160 या 4 × 40 × 10⁻⁴, ये 0 ऊपर भेज देते हैं, तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा। अब तो इसको 90/16 × 10⁻�6 कर देते हैं, तो ये वैल्यू x, अब अल्फ़ा निकाले तो ये वैल्यू आ रही है 90 अप्रॉक्सीमेटली 81 के पास है 9/4 × 10⁻�3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 2.5 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आ सकती है, 2.9 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू। तो अपना जो क्लोजेस्ट आंसर है उसी के पास जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अजम्पशंस ले लिए हैं यहाँ पे। तो जो वैल्यू आ जाएगी अपनी वो 2.37 × 10⁻³ आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ पॉसिबल एक्स एंगल्स इज मैक्सिमम इन द अनायनिक पार्ट ऑफ देयर सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो कटायन और अनायन के फॉर्म में रहते हैं, तो आपको पता रखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में वो रहते हैं। जैसे PBr5 में ये रहते हैं PBr4+ एंड Br- के फॉर्म में। फिर N2O5 में यह NO2+ एंड NO3- के फॉर्म में। फिर PCl5 में यह PCl4+ एंड PCl6- के फॉर्म में। क्योंकि Br का साइज़ ज़्यादा रहता है तो PBr6- नहीं बनता है। Cl2O6 में ClO2+ एंड ClO4- में। तो मैक्सिमम जो एंगल होगा वो इसमें होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। जो फॉस्फोरस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन के साथ इसमें अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, गिव द IUPAC नेम ऑफ, मेटा पे CH2Cl लगा हुआ है, C6H4 यहाँ पे फिनाइल ग्रुप होगा, तो ये मतलब बेंजीन का ग्रुप है, और CH2CH3 है, एक कार्बन है, और फिर इस कार्बन पे ऐसा ग्रुप है, और मेटा पे CH2Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो जनरली ऐसे केसेस में थोड़ी नंबरिंग करनी प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे चेन और रिंग को कंसीडर करना मुश्किल रहता है। तो क्योंकि बेंजीन पे दो ग्रुप अटैच्ड हैं और Cl भी अटैच्ड है बेंजीन के साथ ही, तो हम बेंजीन को अभी यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वरना फिर कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, जैसे कि अगर इस केस में देखा जाए pH है और अगर रिंग पे OH वगैरह कुछ अटैच्ड रहता या मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड रहता कभी, तो हम रिंग को भी चेन को भी कभी कभी प्रायोरिटी दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर एग्जैक्टली तो मतलब बिल्कुल क्लैरिटी से तो नहीं पता चलता है हमें। तो अभी अगर हम बेंजीन को प्रायोरिटी दें तो ये CH2Cl है, जो कि अगर CH3Cl रहता तो CH3Cl का नाम है, IUPAC नेम इज क्लोरोमीथेन। तो इसका नाम एन को हटा के आइल लगा देते हैं हम, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमिथाइल। फिर इधर जो ग्रुप है ये है, इस पे अगर हम जाते हैं तो ये इस पोजीशन पे हमने ग्रुप सही ड्रॉ किया, C6H4 है और फिर CH2 है और फिर C है और फिर इसके साथ 3 CH3C है। तो इस पोजीशन पे अगर हम जाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, ये नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है। तो 2 पे फिर डाईमिथाइल है और ये खुद प्रोपाइल है, मतलब इसका नाम अगर हम लिखें तो 2 डाईमिथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, तो डाईमिथाइल मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग करते हैं तो जनरली हम इस D को कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकली लिखने में, बट यहाँ पे C पहले आ रहा है तो पहले क्लोरोमिथाइल लिखेंगे। तो 1 क्लोरोमिथाइल, और ये अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो 3, तो ये 1 क्लोरोमिथाइल 3 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जनरली अगर आप चेन भी मानते हो तो मेरे अकॉर्डिंग कोई आंसर वैसा मैच नहीं कर रहा है। द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो हमें ये बताना है कि कितने टोटल एल्डोल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो इसी के पास है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन से ये सबसे पहले इनोल बनाएगा, इनोल ही लिख देते हैं हम, सीधा इनोल लिख रहा हूँ मैं, इनोल बन गया। और इसके बाद अब रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, रिएक्टिव कंपोनेंट HCHO है, डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा तो बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, ये बेंजल्डिहाइड के साथ बन रहा है। तो ये फर्स्ट जब बेंजल्डिहाइड अटैच हुआ है तो ये डबल बॉन्ड OH आ गया और एक कार्बन इधर बढ़ गया है OH के साथ, O- आया, और फिर हम फर्स्ट सेकंड स्टेप में H+ का भी एडिशन, मतलब सेकंड स्टेप में ये H2O से
एक H+ ले लेगा तो ये OH बन जाएगा यहाँ पे। फिर अभी इसके पास 2 और हाइड्रोजन है। CH3 में अगर आप नोटिस करें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन गया है। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो फिर से HCHO के साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड OH है, OH है। अच्छा, हमने एक कार्बन कम कर दिया इसमें, इधर OH आ रहा है, फिर तो एक और OH लग जाएगा और फिर से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है बचा हुआ है अभी, तो एक और अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये OH 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 ये बन गया। और फाइनली अब इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो अब ये कैनिजारो रिएक्शन करेगा HCHO के साथ। तो HCHO कैनिजारो रिएक्शन में अगर HCHO पार्टिसिपेट कर रहा है तो खुद वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH, और ये रिड्यूस होगा तो ये फिर एक अल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये OH इधर बन गया, एक OH इधर बन गया है, एक OH इधर बन गया है और एक OH इधर बन गया है। तो रिक्वायर्ड जो स्वास्तिक फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे और HCO2- फॉर्म हो जाएगा। तो एक एल्डोल यहाँ पे हुआ, दूसरा एल्डोल, तीसरा एल्डोल और फिर ये चौथा कैनिजारो। तो हमें एल्डोल पूछा गया तो 3 एल्डोल रिएक्शंस हो जाएंगे। दिस एंड दिस आर, ये OH गलत जगह लग गया है, ये N के साथ OH आएगा तो क्लियरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगेन अल्फ़ा हाइड्रोजन के जैसा समझे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो गई है, तो ये आपस में टॉटोमर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड, ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ही जज करना पड़ेगा हमें, एसिडिक स्ट्रेंथ ही एक्टिविटी होगी इसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इसके पास है, जैसे फ्लोरीन पास है और यहाँ पे अगर क्लोरीन है, फिर तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू OH फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो इसका जो अनायन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। O- जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब एक वीक बेस है, और अगर ये वीक बेस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो इस रीज़न से फ्लोरीन की ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सिंपल एसिड, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। H2 निकल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जनरली ऐसे केसेस में जो आउटर प्रोडक्ट, जो बाहर की तरफ डिलोकलाइजेशन हो रहा है इसको हम कंसिडर करेंगे। तो हमें अगर एक इक्विवेलेंट डाला गया है तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएगा सेंटर वाला, तो सेंटर वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बन जाएगा। सही है। इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करें तो भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, मतलब n की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो ये सही हो जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग। तो बीच वाले को हम फिर रिड्यूस करेंगे। 4 milliliter of HCl solution of pH equal to 2 is mixed with 6 milliliter of NaOH solution of pH equal to 12। तो HCl और NaOH को मिक्स कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, H3O प्लस जो है एक्वस वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके और बनाएगा H2O। तो H3O प्लस अगर हम देखें तो 4 मिलीलीटर ऑफ PH2 है, तो PH2 है मतलब H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻², और यहाँ पे PH12 है तो H प्लस कितना हो जाएगा अगेन 10⁻², तो OH माइनस आ जाएगा 10⁻²। तो H प्लस भी 10⁻² है, OH माइनस भी 10⁻² है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के मोल्स फाइंड कर लेते हैं, पहले रिएक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि ये इस रिएक्शन के लिए जो K है वो 1/KW है, दिस इज़ इक्वल टू 10⁻14। तो ये रिएक्शन तो 100% कंप्लीट होगी क्योंकि K बहुत बड़ा है। तो 4 मिलीलीटर ऑफ दिस, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये 0.04 मिलीमोल आ रहा है। सिमिलरली OH माइनस जो है 6 मिलीलीटर ऐड किया है तो 0.06 मिलीमोल ये भी आ रहा है। रिएक्शन कंप्लीट होगी, -0.04 हो गया, -0.04 हो गया, तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये बच गया 0.02 मिलीमोल। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर HCl, 6 मिलीलीटर NaOH। देयरफॉर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई यहाँ से 2 × 10⁻³ मोलर। तो POH आ जाएगा, POH इज इक्वल टू 3 - log 2, log 2 0.3 है तो 3 - 0.3, या pH आ जाएगा 14 - 3 + 0.3, दिस इज इक्वल टू 11.3। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा बस मोल्स में कैलकुलेशन करना है, आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग इम्पार्ट कलर टू दी बंसन फ्लेम, ये सब आपको याद रखना चाहिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं, बाकी सारे वहाँ कलर इम्पार्ट करेंगे। एक्वा सोल्यूशन ऑफ Ni2+ कंटेन्स NiH2O6 2+ and its magnetic moment is 2.83 Bohr magneton. When ammonia is added in it, comment on the magnetic moment of the solution. अमोनिया के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, अमोनिया इंटरमीडिएट मतलब बीच में आ रहा है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बोलना और वीक बोलना थोड़ा मतलब किस पॉइंट कभी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव कर सकता है, कभी वीक के जैसा बिहेव कर सकता है। तो मेटल पे भी डिपेंड करता है किसके साथ अटैच्ड है। जैसे अगर ये कोबाल्ट के साथ अटैच रहता है NH3 और 3+ अगर चार्ज है तब तो फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है, पेयरिंग करवा देता है। लेकिन जब ये निकल के साथ अगर अटैच्ड है NH3 2+ है और या फिर ये आयरन के साथ 2+ स्टेट में है तो फिर इन केसेस में ये क्या करेगा, ये फिर पेयरिंग नहीं कराएगा, वीक फील्ड के जैसा एक्ट कर रहा है। एक्चुअली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको। तो जैसा H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा था तो यहाँ पे NH3 जो होगा ये भी वीक फील्ड लिगेंड, तो इट विल रिमेन सेम, पेयरिंग नहीं कराएगा। फिर 1.22 ग्राम ऑफ दिस बेंजोइक एसिड इज एडेड इनटू द 100 ग्राम सॉल्वेंट और डेल्टा TB KB की वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड आउट मॉलिकुलर वेट। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप एटलीस्ट मॉलिकुलर वेट निकाल के इंटीजर में लिख दो, मे भी सही आंसर हो जाए। बट यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू I × KB × M तो लिखे हैं, बट I यहाँ पे लिखना कुछ मतलब इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि बेंजोइक एसिड डिसोशिएट होगा। तो वैसे ही बेंजोइक एसिड डिसोशिएट होता है तो बहुत ही कम डिसोशिएट होगा, तो I जो होगा वो वेरी नियर टू 1 ही होगा। कुछ गिवन नहीं है तो हम 1 ही एज्यूम कर रहे हैं। तो डेल्टा TB है 0.17, KB है 1.7 यूनिट्स, तो मैं ध्यान रख रहा हूँ, आपको यूनिट ध्यान रखते हुए ही करना है। और मोलालिटी लिखनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.22 और मोलारिटी मोलर मास मान लेते हैं हम, तो मोल्स आ गए। और वो kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 0.1 kg सॉल्वेंट आ गया। 100 ग्राम सॉल्वेंट दिया हुआ है तो 0.1 kg, बस ये कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स, ये 0.1 ऊपर आएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी M इज इक्वल टू 122। तो 122 इसका मोलर मास हो जाएगा। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन व्हेन एक्सेस क्लोरीन वाटर इज एडेड टू एन आयोडाइड सॉल्ट। ध्यान रखना है जो ऊपर वाले जो नोबल गैस जो हेलोजन गैस रहते हैं वो नीचे वाले आयंस को रिड्यूस कर देते हैं, तो Cl2 जो है वो I- के साथ रिएक्ट करेगा तो I2 बन जाएगा। अब ये जो I2 है अगर हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऐड कर दिया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इसको और ये HiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो HiO3 में ये 3 दूनी 6 और +1 -5 है, तो ये +5 है, तो -1 से +5 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो 6 विल बी द आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड सबको बना लेते हैं, CO2H है, 2 हाइड्रोक्सी है तो कायरल सेंटर है तो एग्जिबिट करेगा। 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, अब इसके पास ये तो सिस ट्रांस एग्जिबिट नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड पे, तो ये तो नहीं करेगा। फिर 2 ब्यूटेन 2,3
डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, तो ये तो करेगा, दो कैरल सेंटर है इसके पास, ये सही हो गया, ये 2 हो गया। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बनाया, 3 मिथाइल बनाया, अब इस पोजीशन पे दोनों मिथाइल हो गए, ये भी नहीं करेगा। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाइक्लोरो, तो जैसे Cl था वैसे ये भी है, तो ये भी करेगा, जैसे OH था, मतलब थर्ड जो हमने बनाया था। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बनाया हमने, और 2 ब्रोमो बनाया, 3 मिथाइल बनाया, तो अगेन ये इसके पास 2 है, ये तो सिमेट्री भी नहीं है, टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल है, तो ये कायरल सेंटर बन रहा है। तो टोटल कौन कौन से हो गए, एक ये हो रहा है, फिर एक हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, टोटल 5 बन रहे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ मेटल आर दिस मेलेशाइट एंड कैरनेलाइट, इसे थोड़ा याद रखना है आपको। मेलोनिक एसिड P2O5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फाउल स्मेल बन रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाउल स्मेल एक फाउल स्मेल है और एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा स्मेल है जो कि आइसोसाइनाइड का होता है, बट यहाँ पे फाउल स्मेल, अगर हम मेलोनिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड देखो, मेलोनिक एसिड डाइओइक एसिड है, तो जैसे जब हम ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं तो उसमें 2 कार्बन होता है, मेलोनिक एसिड जब हम बनाते हैं तो इसमें 3 कार्बन होता है। अब इसको हम P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसके साथ हीट कर रहे हैं, 150 डिग्री सेल्सियस पे हाई टेम्परेचर है, तो ये क्या करता है, ये H2O दोनों तरफ से मतलब इजेक्ट कर देता है, तो 3 कार्बन है और ये मतलब कंपाउंड ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है। अगेन अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है तो हो सकता है आप इसका एनहाइड्राइड बना दो और कुछ मिस्टेक कर दो, तो एनहाइड्राइड के पास तो ऐसे कुछ स्मेल नहीं होती है। तो ये जो फाउल स्मेल है ये बेसिकली कार्बन सब ऑक्साइड को यहाँ पे बताना चाहता है। तो ये बन गया। अब हमें पूछा जा रहा है ए, आगे तो क्या बनेगा हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कंपाउंड ए, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई ऐड कर लो, 2 4 6 8, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ये। तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।